Hi everyone. So in the previous video I gave you a question, print decreasing, increasing, right? So it was a very simple question. However, we are going to discuss the solution today, right? And I'll see. Okay, वीडियो की लेंथ कितनी जा रही है उस पर डिपेंड करेगा. अगर लेंथी जा रही होगी वीडियो बहुत ज़्यादा तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वरना दो कर लेंगे. क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन दिए थे याद करने के लिए. ठीक है, आई गिव यू 3 क्वेश्चंस एंड हम देखते हैं हम कितने अभी डिस्कस कर पाते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि प्रिंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग. जैसे अगर वो फंक्शन एफ है तो एफ को मैंने कॉल करा 3 के लिए, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि 3 2 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो जाए. ओके, 3 2 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो जाए, मैं ये चाहता था, राइट. सो इसमें मैं चाहता था 1 एक ही बार ही प्रिंट हो, राइट. सो इस केस को तो चलो हम बाद में हैंडल करेंगे. पहले मान लो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि 3 2 1 1 2 3, अगर यही मेरे को प्रिंट कराना होता तो मैं कैसे कराता. पहले मैं उसकी बात करूँ. ठीक है, तो अगर मैं ये कब है, ये है तब जब मैंने फंक्शन को 3 के लिए कॉल करा, राइट. अगर मैं फंक्शन को 2 के लिए कॉल करता तो इट वुड हैव बीन 2 1 1 2 3, यही होता. क्योंकि 2 1 और फिर 1 2 3, समझ रहे हो. देखो ये 1 एक बार ही प्रिंट कराना था हमने, उसकी मैं बात अभी कर लूंगा. वो बहुत छोटी सी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो हम बाद में हैंडल कर लेंगे. फिलहाल आप ये समझ लो. तो रिकर्शन में बहुत इजीली समझ पाऊंगा यार कि देखो ये वाला क्या, आपको ये वाला पार्ट ढूंढना है, क्या ये वाला पार्ट इधर प्रेजेंट है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक तो यार 3 नहीं आएगा ऑब्वियसली, सॉरी गलती कर दी थी मैंने, 2 1 1 2, ठीक है ना. तो ये वाला पार्ट क्या इधर प्रेजेंट है, हाँ है, ये रहा 2 1 1 2. उससे ऊपर एक 3 लिखा हुआ है, उससे नीचे एक 3 लिखा हुआ है. तो क्या है, बहुत इजी नहीं हो गया क्या, मुझे समझ में नहीं आ गया अब रिकरेंस रिलेशन जो है मेरा कैसा बन रहा है, रिकर्शन कैसी बन रही है. कि भाई अगर मुझे एफ ऑफ एन के लिए प्रिंट करना है तो मैं पहले एन प्रिंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं एफ ऑफ एन माइनस वन को कॉल लगा देता हूँ, और फिर मैं एन दोबारा प्रिंट कर देता हूँ, है ना. यही लग रहा है, तो यही है. ठीक है, यही है एक्चुअली. करके देखें. ठीक है, तो दोबारा समझ लो एक बार यार. ये मतलब ये ना हो आपको समझ में ना आए ढंग से कि फंक्शन है, उसको लेट्स से 4 के लिए कॉल करा. तो 4 के लिए करा तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊंगा, 4 से 3 3 से 2 2 से 1 जाऊंगा मैं, और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है. तो मुझे वैसे 1 को एक ही बार प्रिंट करना था, बट फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि आप 2 बारी वाला ही देख लो. 1 को एक बारी कैसे प्रिंट करना है वो केस हम बाद में हैंडल कर लेंगे. तो फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4. तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप ये वाले क्वेश्चन पहले ही कर चुके हो. आपने कल करा था प्रिंट डिक्रीजिंग एंड प्रिंट इंक्रीजिंग अलग से. अब मैंने प्रिंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिया करने को. ठीक है, तो ऐसा आप कर दोगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट. अगर आपको वैसे भी याद हो तो हम कैसे करते थे प्रिंट डिक्रीजिंग में, हम लोग पहले प्रिंट करते थे, उसके बाद हम n-1 के लिए कॉल लगा देते थे फंक्शन को. ठीक है, और अगर आपको प्रिंट इंक्रीजिंग याद है तो हम कैसे करते थे, पहले कॉल लगाते थे, ऑलरेडी लगी हुई है, फिर हम क्या करते थे, प्रिंट करते थे. तो होना तो यही चाहिए था अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन भी आपको याद है तो. लेकिन हमें वैसे नहीं करना यार, पिछले 2 क्वेश्चन याद वाला नहीं करना, हमको रिकर्शन से ढंग से समझना है. तो रिकर्शन से ढंग से समझ लेते हैं. एफ ऑफ 4 के लिए यार ये चीज करनी है. एफ ऑफ 3 के लिए क्या होगा, एफ ऑफ 3 के लिए होगा 3 2 1 1 2 3, ये होगा. सो इफ आई अज्यूम कि एफ ऑफ 4 मेरी एक बिग प्रॉब्लम है, और मैं कह लूँ एफ ऑफ 3 एक छोटी प्रॉब्लम है क्या उसी टाइप की, हाँ, तो ये रिकर्शन डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर बैठ रहा है सब कुछ. तो अगर एफ ऑफ 4 एक बिग प्रॉब्लम है और मैं उसको इस छोटी प्रॉब्लम में तोड़ दूँ, तो मैं रिकर्शन पे फेथ रख सकता हूँ कि छोटी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. तो अगर मैं इसमें देखूँ तो ये 3 2 1 1 2 3 मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है, और ये क्या था, ये पूरा, इस पूरे को मैं केवल एफ ऑफ 3 से रिप्लेस कर सकता था. तो मैं समझ गया कि एफ ऑफ 4 के लिए मेरे को 4 प्रिंट करना है, फिर एफ ऑफ 3 को कॉल करना है, फिर 4 प्रिंट करना है. इन जनरल बात करूँ तो एफ ऑफ एन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एन प्रिंट करना है, एफ ऑफ एन माइनस वन को कॉल करना है, और फिर से एन प्रिंट करना है. अज्यूम क्या करा हुआ है, या फेथ क्या है मेरा रिकर्शन पे, कि एफ ऑफ एन माइनस वन कंप्यूट हो जाएगा, एफ ऑफ एन माइनस वन अपने आप मेरे को ऐसा प्रिंट करके दे देगा. ये मैंने अज्यूम करा हुआ.
ये मैंने आपको कल बताया था कि आपको फेथ रखना होता है रिकर्शन पे। यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्वेश्चन नहीं करना कि ये वाली चीज कैसे अपना काम कर रही है। ये जब आप कॉल स्टैक में जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि ये वाली चीज कैसे अपना काम कर रही है। ठीक है, अभी के लिए आपको फेथ रखना होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं और रिकर्शन पे अपना फेथ रखते हुए यहाँ लिखते हैं void print decreasing increasing, राइट। तो int n नंबर n मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार पहले n को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं कॉल कर दूंगा प्रिंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग n-1 को कॉल कर दूंगा और फिर से क्या कर दूंगा, फिर से n प्रिंट कर दूंगा, फिर से n को कॉल कर दूंगा, मतलब प्रिंट कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, तो ये तो ठीक है। अब हम देखते हैं यार कॉल स्टैक में वाली चीज काम कैसे कर रही है, राइट। तो ध्यान से समझने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा कॉल स्टैक है और यहाँ पे मैं आउटपुट लिखता जाऊंगा कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, इधर इस तरफ मैं आउटपुट लिख दूंगा कि क्या क्या आ रहा है। तो अच्छा, मेन फंक्शन बना लेते हैं पहले, उसके बाद कॉल स्टैक बनाएंगे। तो मेन फंक्शन भी कुछ नहीं है यार, मेन फंक्शन में मैंने int n ले लिया, सीन करा लिया मैंने n को, और मैंने प्रिंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑफ n को कॉल लगा दी। ठीक है, दिस इज द मेन फंक्शन, राइट। नाउ सी क्या है कि कॉल स्टैक के अंदर यार सबसे पहले मेन फंक्शन होगा। ठीक है, कॉल स्टैक में सबसे पहले कौन होगा, मेन फंक्शन। इसके पास अपना एक इंस्टेंस होगा n का, राइट। और n लेट्स से मैंने 3 एंटर करा अभी, सो आई एंटर 3। तो इसने प्रिंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को कॉल लगाई। तो यहाँ पे प्रिंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को कॉल लगी। n की वैल्यू इसके लिए क्या थी अभी, 3। तो क्या करा, अभी देखो यहाँ पे मैं डॉट्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डॉट लगाया मैंने, तो यानी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, विच इज प्रिंट n। यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, देखो ये आउटपुट बता रहा हूँ मैं साथ साथ। फिर सेकंड लाइन को कॉल लगी। जब सेकंड लाइन को कॉल लगी तो क्या हुआ, सेकंड लाइन को कॉल रखने से फंक्शन n-1 के लिए कॉल हो रहा है। तो वही pdi प्रिंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन जो है मेरा n-1 के लिए कॉल हुआ। यहाँ पे वैल्यू है 2। अब क्या है कि फर्स्ट लाइन इसकी चलेगी तो क्या होगा, n प्रिंट होगा, तो 2 प्रिंट हुआ। और जैसे ही सेकंड लाइन कॉल लगी तो क्या हुआ, यहाँ पर कि n-1 के लिए कॉल लग गया, तो प्रिंट डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर एक चीज अब आप ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, ये आपके फर्दर काम आने वाली है अभी। तो n यहाँ पे है 1। ठीक है, तो इसकी जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई तो 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, जब सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई तो 0 के लिए कॉल लग गया। तो यहाँ पे प्रिंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कॉल लगा किसके लिए, 0 के लिए। तो यहाँ पे इसका इंस्टेंस बना n, ये बना 0। अब क्या मुझे इसको प्रिंट करवाना है, कुछ भी करवाना है, नहीं मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना। तो अगर n 0 है तो मुझे रिटर्न करना है। ये बना मेरा बेस केस, तो मैं पहले जाके फटाफट से बेस केस लिख लेता हूँ अपना। ठीक है, क्योंकि हम भूल ना जाए इसलिए पहले लिखो, इफ n is 0 then return, दिस इज द बेस केस, राइट। चलो मैंने बेस केस लिख दिया आपको। अब n 0 आया तो रिटर्न करना है, तो वापस गया मैं। अब यहाँ ध्यान से देखें, वाइप आउट हुई ये चीज स्टैक से। अब इसकी तीसरी लाइन चली, तीसरी लाइन में फिर से क्या था, प्रिंट n। तो यहाँ पे दोबारा 1 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, मैंने कहा था कि 2 बारी 1 प्रिंट नहीं करना है, 1 एक ही बार प्रिंट करना है। तो जो दूसरी बारी 1 प्रिंट हो रहा है वो कब हो रहा है, वो रिकर्शन में वापस आते हुए आ रहा है। रिकर्शन में वापस आते हुए कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है कि 1 प्रिंट हो रहा है, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जिसकी वजह से 1 दूसरी बार प्रिंट हो रहा है। और कब हो रहा है 1 दूसरी बार प्रिंट, जब n इज इक्वल टू 1 के लिए कॉल लगे। तो मैं समझ गया कि भाई जब n इज इक्वल टू 1 है मेरा, जब n इक्वल टू 1 है मेरा, तो ये थर्ड वाली लाइन मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करनी है। ये थर्ड वाली लाइन मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करनी है, क्योंकि ये थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है रिकर्शन में वापस आते टाइम। तो ये 1 को दोबारा प्रिंट कर देगी। इस लाइन की एग्जीक्यूशन की वजह से 1 दोबारा प्रिंट हो रहा है। तो इसको सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट नहीं करना, कब, जब n 1 है, उसके बाद तो इसको एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि मुझे ये वाला 1 नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद जो 2 आएगा वो मुझे चाहिए, इसके बाद जो 3 आएगा वो मुझे चाहिए।
राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस लाइन को एग्जीक्यूट होने से पहले मैं यहाँ लिखूंगा दैट इफ माई n इज नॉट इक्वल टू 1। अगर n 1 नहीं है तभी मैं ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मुझे इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर n 1 है तो मेरे को इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, अगर n 1 नहीं है तभी मुझे इस लाइन को चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर n 1 था तो ये वाली लाइन नहीं चली। तो अब अगर मैं देखूँ तो इसके लिए दो ही लाइन्स चलनी थी यार कोड की, राइट, तीसरी नहीं चलनी थी इसके लिए दो ही लाइन्स चलनी थी कोड की। तो क्या इसके लिए दोनों लाइन्स चल गई? हाँ चल गई, तो इसका काम खत्म हो गया है। दिस विल वाइप आउट फ्रॉम स्टैक, तो ये अब स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इससे ऊपर ये पड़ा है यार स्टैक में। ठीक है, तो अब ये पड़ा है तो मैंने क्या करा, इसकी थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करी। थर्ड लाइन क्या थी, n1 नहीं है ना n2 है, तो थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी विच इज प्रिंट n। तो यहाँ पे क्या होगा, n प्रिंट होगा, n की वैल्यू 2 थी तो 2 प्रिंट होगा। ग्रेट, इसकी दोनों लाइनें प्रिंट हो गई तो इसको भी अब स्टैक से रिमूव कर सकता हूँ, वाइप आउट हो जाएगा ये स्टैक से। ठीक है, अब यहाँ पर आए तो इसकी थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी अब, क्योंकि n1 नहीं है तो इसकी भी थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगी और इसकी तीनों लाइनें एग्जीक्यूट हो गई हैं तो अब ये वाइप आउट हो जाएगा स्टैक से। ठीक है, और मेन फंक्शन की जब सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो मेन फंक्शन वाइप आउट हो जाएगा स्टैक से। स्टैक इज एम्प्टी एंड यू हैव योर डिजायर्ड आउटपुट। तो यही है यार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बारी रन करके दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। n इसने लिया है, n को मैं 3 एंटर करता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू रन द कोड। तो आप ये देखो 3 2 1 2 3 यहाँ पे आ गया। अगर मैं 4 एंटर करता तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 3 2 1 2 3 4। ठीक है, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये कोड जो है आराम से चल गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब एक ही रिकर्शन कॉल होती है ना, जैसे यहाँ पे एक ही रिकर्शन कॉल f of n minus 1, तो जब एक रिकर्शन कॉल होती है ना तो इससे ऊपर का जो भी कोड होता है उसको हम कहते हैं प्री रीजन। ठीक है, ये सारा प्री रीजन कहलाता है मेरा, प्री रीजन। ठीक है, और इसके बाद का जो भी है वो सारा कहलाता है यार पोस्ट रीजन। ठीक है, वो सारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोस्ट रीजन। प्री पोस्ट क्यों कहते हैं हम इसको, ये हम आगे पढ़ेंगे यार, जब हम दो रिकर्शन कॉल्स वाले फंक्शन पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे रिकर्शन को, हम तब ट्री से एनालाइज करना शुरू करेंगे। देखो अभी हम स्टैक की मदद से रिकर्शन को एनालाइज कर रहे हैं, कॉल स्टैक की मदद से, लेकिन जब ज्यादा रिकर्शन कॉल्स हो जाती है फंक्शन के अंदर उसको स्टैक से एनालाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तब हम रिकर्शन ट्री बनाकर उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो रिकर्शन ट्री हम सीखेंगे थोड़ा अभी बाद में सीखेंगे, बट विल यू नो मतलब आपको शायद अगली वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा रिकर्शन ट्री, इस वीडियो में तो नहीं है। ठीक है, तो तब मैं आपको बताऊंगा और ढंग से ये प्री रीजन, पोस्ट रीजन, इन रीजन क्या होता है। ठीक है, हम उसमें बहुत ढंग से पढ़ेंगे वाली चीज। अभी के लिए आप सिर्फ याद रख लो कि अगर एक रिकर्शन कॉल है तो उससे ऊपर जो भी कोड लिखा हुआ है वो प्री रीजन में है, तो ये वाला कोड है प्री रीजन में और ये वाला पूरा कोड है पोस्ट रीजन में। ठीक है, तो ऐसा होता है। नाउ जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने दिया था वो क्या था कि आपके पास एक एरे है एंड यू हैव टू टेल वेदर दैट एरे इज सॉर्टेड और नॉट यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, सो लेट्स सी मैं इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता हूँ। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता हूँ, लेट्स सी। तो मैं यार सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से सबसे पहले तो, एंड अब देखते हैं। तो मेरे पास लेट्स से यार एक ये एरे था, इस एरे वाज 9 8 6 3 4 7। सो लेट्स से दिस इज द एरे। तो आप कब कहोगे यार कि ये एरे सॉर्टेड है या नहीं है? आप कहोगे कि यार अगर 9 जो है वो 8 से छोटा है तो ये एरे अभी तक यहाँ तक सॉर्टेड है, राइट? ऐसे ही चेक करोगे आप। ठीक है, फिर 8 अगर 6 से छोटा होता तो ये सॉर्टेड होता, बट ये है ही नहीं तो यहाँ पर ये अनसॉर्टेड है, हमें पता है नॉट सॉर्टेड। ठीक है, कैसे? जैसे मैं कह रहा हूँ अगर 1 2 3 4 5 दिस इज द सॉर्टेड एरे, राइट? तो इसमें क्या है कि मैंने पहले चेक करा कि ये वाला नंबर इस वाले से छोटा है या नहीं है, तो ये एरे यहाँ तक तो सॉर्टेड। फिर मैं आगे गया कि अब ये वाला नंबर
अब मैं दोबारा इसको चेक नहीं करूंगा, क्योंकि यार ये अगर इससे छोटा है तो अब दोबारा चेक नहीं करना। अब मैं सिर्फ इतने पार्ट को चेक करूंगा। अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है तो एरे अब यहाँ तक सॉर्टेड है। ठीक है, समझ रहे हो? मेरे को अब इनको आपस में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है मुझे इस, ठीक है, कुछ भी और इसको दोबारा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार कंपेयर करने पे पता चल जाएगा। फिर अब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने क्या कहा, अगर मेरा ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है तो मेरा एरे कहाँ तक, मेरा एरे पूरा यहाँ तक सॉर्टेड है, मेरा एरे यहाँ से लेके यहाँ तक सॉर्टेड है। ठीक है, फिर अगर मेरा ये वाला नंबर इस वाले से छोटा है तो मेरा पूरा ये एरे सॉर्टेड है। इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ। दिस इज द वन वे ऑफ चेक। मैं आपको एक दूसरा वे बताता हूँ, उल्टा भी तो चेक किया जा सकता है यार, उल्टा भी तो चेक किया जा सकता है। मतलब जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 था, राइट। मैंने कहा यार मैं उल्टा चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या 5 4 से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो यहाँ तक मेरा एरे सॉर्टेड। ठीक है, फिर मैंने चेक करा क्या मेरा 4 3 से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो यहाँ तक मेरा एरे पूरा सॉर्टेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मैंने चेक करा क्या मेरा 3 2 से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एरे पूरा सॉर्टेड है। फिर क्या मेरा 2 1 से बड़ा है। जी हाँ बड़ा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एरे पूरा सॉर्टेड है। आप ध्यान से देखो, मैंने जान के बनाया, दिस इज द स्मॉल प्रॉब्लम, फिर ये थोड़ी उससे बड़ी प्रॉब्लम, ये उससे बड़ी प्रॉब्लम, ये उससे बड़ी प्रॉब्लम। तो ट्राई करो थोड़ा रिकर्शन में सोचने का कि क्या हो रहा है। अब मैं वो नॉन सॉर्टेड वाला या अनसॉर्टेड वाला एरे उठा लेता हूँ, 9 8 6 3 4, बस इतना ही ले लेते हैं, चलो 5 एलिमेंट ले लेते हैं। तो क्या 4 3 से बड़ा है, क्या 4 3 से बड़ा है, तो यहाँ तक ये एरे सॉर्टेड है। देख रहे हो आप, इतना ये सॉर्टेड है, राइट। ओके, क्या 3 6 से बड़ा है, नहीं है, तो ये भाई सॉर्टेड नहीं है। और अगर ये यहाँ पे ही सॉर्टेड नहीं है तो दिस एरे इज नॉट सॉर्टेड। मेरे को आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने यही से बता दिया, दिस एरे इज नॉट सॉर्टेड। तो ऐसे ही मैं कुछ अप्रोच का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, कोड हल्का से लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप तब तक सोचो। बेसिक सी प्लस प्लस टेम्पलेट जो बॉयलर प्लेट होती है वो लिख रहा हूँ मैं, आप तब तक थोड़ा सा सोचो कि क्या हो सकता है कोड, क्या कर सकते हैं हम कोड। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि बूल टाइप का फंक्शन है, बूल इज सॉर्टेड। ठीक है, एरे दिया जाएगा आपको और आपको एरे का साइज दिया जाएगा। ठीक है, ये है आपका, थोड़ा सा आप सोचो। यहीं पे इनपुट ले लेते हैं। मेन के अंदर इनपुट ले लिया, इज सॉर्टेड एरे ऑफ साइज। So yeah, this is it. Now ये क्या है यार, ये एरे का इनपुट लिया। Now see, what we are going to do is we are going to make this is sorted function। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा सोचा आपने? देखो क्या है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा। ठीक है, मैंने कहा पहले तो हम इसमें, अब पहले सबसे पहले हम सोचते हैं बेस केस क्या होगा। आप सोचो सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है एरे सॉर्टेड है या नहीं है ये देखने के लिए, कि एरे में एक ही एलिमेंट, because if there is only one element in the array then it is sorted, right? If there is only one element in the array then the array is sorted। अब चाहे ये कुछ भी हो एलिमेंट, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बहुत बड़ा हो बहुत छोटा हो, अगर इकलौता एलिमेंट है एरे के अंदर then it is sorted। So if I have n equal to 1 then the array is sorted, then I should return true with this function, right? तो अब मैं यही लिख दूंगा यार, यहाँ पे जाके पहले लिख दूंगा that if n is 1 return। ठीक है, अगर n 1 है तो return। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम चेक कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये बेस कंडीशन ना हम चला के, इस बार मैंने बेस कंडीशन आपको पहले क्यों बताई, देखो एक तो एक कंसेप्चुअल चीज होती है कि n अगर 1 है, एक ही एलिमेंट है एरे में तो एरे सॉर्टेड है, इसलिए मैंने पहले बेस कंडीशन आपको बता दी। दूसरा यार, इसमें ना मैं ड्राई रन जब करूंगा तब मैं आपको प्रूफ करूंगा कि यही बेस कंडीशन है। ठीक है, मैं आपको ड्राई रन करके प्रूफ करके दिखाऊंगा।
आप अलग मेथड से हो सकता है कर रहे हो, मैं अलग मेथड से कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि मैं उल्टा चलने वाला हूँ। जो आप अगर करोगे ना, अगर आप एरे में सीधा जाओगे, सीधा जाकर चेक करोगे, तो यहाँ पे आपको एक और पैरामीटर लेने पड़ेगा इस फंक्शन में, इंट आई का एक और पैरामीटर लेना पड़ेगा जो 0 से लेके n-1 तक जाएगा और चेक करेगा वैल्यूज को। तो आपको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लेना पड़ेगा। मैं बस उस पैरामीटर का यूज अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप ले लो, आप वैसे कर लो, इट मेक्स नो डिफरेंस। लेट मी टेल यू, इट मेक्स नो डिफरेंस। बस अगर बिना पैरामीटर के हो सकता है तो मैं कर रहा हूँ बिना पैरामीटर के। सिर्फ मेरा सिर्फ इतना ही है कि अगर बिना पैरामीटर के हो सकता है तो मैं बिना पैरामीटर के कर देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट। और मेरा कुछ भी नहीं है मोटिव, समझ रहे हो। खैर, यहाँ पे लेट से 9 8 6 3 ये है, ठीक है। अभी देखो, जब मैंने यार इसमें डाला हुआ ना n, तो ध्यान से समझ लो 0 1 2 3 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 4, ठीक है, दिस इज 4। तो कुछ ऐसा है 0 1 2 3 4, दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा साइज n है तो मैं यानी कि इतने पार्ट को देख रहा हूँ, मैं लास्ट एलिमेंट से सेकंड लास्ट एलिमेंट को देख रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो। जब मेरा साइज n है, जब मेरा साइज n-1 हो गया है, तो मैं लास्ट एलिमेंट से लेके यहाँ तक को देख रहा हूँ, थर्ड लास्ट एलिमेंट तक। फिर जब मेरा साइज n-2 हो गया है तो मैं फिर इतने एरे को देख रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही मेरा फाइनली साइज 1 बचेगा, केवल जब मेरा साइज 1 बचेगा, ठीक है, तब मैं पूरे एरे को देख रहा हूँ। जब मेरा साइज 1 बचेगा तो मैं पूरे एरे को देख चुका हूँ इनफैक्ट, ठीक है। तब मैं पूरे एरे को देख चुका हूँ जब मेरा साइज 1 बचेगा। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं उसका समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने कहा यार कि मैं क्या करूँ, मैं एरे ऑफ n-1, तो n की वैल्यू 5 है, एरे ऑफ n-1 इज एरे ऑफ 4। So if my array of n-1, this is array of n-1, this is this value, if it is greater than array of n-2, array of n-2 क्या है, 5 minus 2, this is 3। तो क्या ये इससे बड़ा है? हाँ, बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है तो यहाँ तक तो मेरा array sorted है, बट क्या array sorted है ये मुझे नहीं पता। यहाँ तक जरूर sorted है, लेकिन क्या पूरा array sorted है? नहीं, पूरा array तो sorted नहीं है। पूरा एरे सॉर्टेड है ये कब पता चलेगा, जब मैं इसको और पीछे चेक करूंगा। पहले मैं यहाँ तक चेक करूंगा, फिर मैं और पीछे लेके जाके यहाँ तक चेक करूंगा, राइट। बट अगर मेरा एरे ऑफ n-1 एरे ऑफ n-2 से बड़ा नहीं है, मान लो यहाँ पर 4 होता और यहाँ पे 3 होता, तो 3 तो ऑब्वियसली बाद वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से यदि बड़ी नहीं है, तो यहीं पे मुझे समझ में आ गया कि एरे सॉर्टेड नहीं है। समझे आप क्या कह रहा हूँ? अगर यहाँ पर वैल्यूज इंटरचेंज होती, यहाँ पे लेट से 4 होता, यहाँ 3 होता, तो ये तो वैसे ही पता चल गया ना कि 3 4 से बड़ा है नहीं, तो ये वैसे ही सॉर्टेड नहीं है, तो इमीडिएटली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है, तो मैं श्योरली नहीं कह सकता कि मेरा एरे सॉर्टेड है या नहीं, ठीक है। मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे आगे की वैल्यूज के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना आप कि if array of n-1 is greater than array of n-2, तो मैं श्योर नहीं हूँ, अभी मेरे को आगे के लिए चेक करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब मैं श्योर हूँ कि मेरा एरे जो है, तब मैं श्योर हूँ कि जो मेरा एरे है वो सॉर्टेड नहीं, तो मैंने इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। इमीडिएटली मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया कि भाई अगर मेरा एरे भाई बाद वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से बड़ी नहीं है, तो पक्का ये भाई गलत है, ये चीज पक्का गलत है, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ पे ऑब्वियसली यार इस एरे में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स है यार वो यूनिक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आप भी अभी बाद में आप इसमें घुसा लेना यार, इक्वल टू इधर उधर घुसा के आप कर लोगे कि अगर यूनिक एलिमेंट्स नहीं भी है तब भी पता चल जाए। मैं अभी मान के चल रहा हूँ यूनिक एलिमेंट है सारे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। ओके, फिलहाल देखो आप, तो अगर यार बाद वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से, जैसे क्या है, बाद वाली वैल्यू अगर पहली वाली वैल्यू से छोटी आ रही है, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता, तो ये एरे सॉर्टेड नहीं होता, तो रिटर्न फॉल्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर बाद वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से बड़ी थी,
तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे बाकी के एरे के लिए चेक करना होगा। तो बाकी के एरे के लिए चेक करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न इज सॉर्टेड एरे कॉमा n-1। अब ये कैसे काम कर रहा है ये हम लोग पूरा एक्सप्लेन आपको करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ढंग से। मैं आपको ये वाली पूरी चीज एक्सप्लेन अब करूंगा। तो यहाँ पे यार मैं आउटपुट के लिए भी ब्लैंक कर देता हूँ, इनपुट को ब्लैंक कर देता हूँ, तो आपने को जरूरत है क्योंकि यहाँ पे समझते हैं। दिस वॉज द एरे, ध्यान से देखना अब आप प्लीज, ठीक है। 9 8 6 3 4 so 9 8 6 3 4 दिस वॉज द एरे, राइट। तो इसमें क्या करना है हमें, इस एरे के अंदर अब मैं देखूंगा कि पहले मैं इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को कंपेयर करूंगा, राइट। सो आई कंपेयर दीज टू वैल्यूज, है ना। अभी देखो इसके हिसाब से समझाऊंगा मैं आपको क्या हो रहा है। n की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू अभी क्या है, n की वैल्यू है 5, क्योंकि देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द, ठीक है। n की वैल्यू अभी 5 है, why? बिकॉज देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। n की वैल्यू 5 है क्योंकि एरे में एलिमेंट्स 5 है। मैंने क्या करा, मैंने एरे ऑफ n-1 व्हिच इज दिस एंड एरे ऑफ n-2 व्हिच इज दिस को कंपेयर करा। तो एरे ऑफ n-1 is 4, एरे ऑफ n-2 is 3, so is 4 greater than 3? Yes it is। तो मैंने क्या करा, मैंने एरे ऑफ n-1 के लिए कॉल लगा दी, तो n क्या हो गया 4, n हो गया 4। और अब देखना मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, एरे ऑफ n-1, व्हाट इज 4 - 1? 4 - 1 is 3। तो अब मैं एक्चुअली में 4 - 1 3 है, तो इसे एंड एरे ऑफ n-2, व्हाट इज 4 - 2? 4 - 2 is 2, तो इसे अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो अब जब मैं इन दो को कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, इन दो को जब मैं कंपेयर करूंगा तो क्या यहाँ पर एरे ऑफ n-1 बड़ा है एरे ऑफ n-2 से? नहीं है, यहाँ पे एरे ऑफ n-1 एरे ऑफ n-2 से छोटा है, तो रिटर्न फॉल्स। ये चीज मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगी। यहीं पे रुक जाऊंगा और फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। एक बार सॉर्टेड एरे के लिए लेके देखता हूँ कि कैसे चल रहा है, सॉर्टेड एरे के लिए पूरा कैसे चल रहा है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नाउ अगर मैं देखूं n मेरा क्या है, यहाँ पर मेरे n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। एरे ऑफ n-1 ये रहा, एरे ऑफ n-2 ये रहा, ठीक है। तो क्या मेरा एरे ऑफ n-1 बड़ा है एरे ऑफ n-2 से? हाँ बड़ा है, ठीक है। तो मैं अब चेक करूंगा छोटी वैल्यू के लिए, ठीक है। मेरा एरे ऑफ n-1 बड़ा है एरे ऑफ n-2 से, तो अब मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू को मैं 4 कर दूंगा। अब मैं कंपेयर करूंगा इसको और इसको। तो क्या मेरा एरे ऑफ n-1 व्हिच इज दिस 4 इज ग्रेटर देन दिस 3? यस इट इज। सो अब इस n की वैल्यू हो गई 3, n की वैल्यू 3 हुई, तो यहाँ पे आए और क्या हुआ, 3 - 1, 3 - 1 is 2, तो इसे एंड 3 - 2 is 1, तो इसे। तो क्या 3 बड़ा है 2 से? जी हाँ 3 बड़ा है 2 से। तो अभी तक यहाँ तक देखो, अब यहाँ तक एरे सॉर्टेड है। पहले हमने देखा था यहाँ तक सॉर्टेड था, फिर यहाँ तक सॉर्टेड था, अब यहाँ तक सॉर्टेड है। फिर हम एक स्टेप और पीछे जाएंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे तो n की वैल्यू को 2 कर देंगे। तो जब n की वैल्यू 2 हुई तो क्या है कि इसे और इसे कंपेयर करें, तो क्या 2 बड़ा है 1 से? 2 बड़ा है 1 से? हाँ 2 बड़ा है 1 से। तो अब ये एरे यहाँ से लेके यहाँ तक सॉर्टेड, और ये तो पूरा ही एरे हो गया ना, पूरा एरे सॉर्टेड है। तो अब जब एरे की वैल्यू देखो, अब जब वैल्यू 1 आई, इससे रिड्यूस होकर जैसे ही वैल्यू 1 आई, तो एक्चुअली में आप देख रहे हो 1 वैल्यू आ कब रही है, 1 वैल्यू तभी हम रीच कर पाएंगे जब हमारा पूरा एरे सॉर्टेड था। मैं तभी 1 रीच कर रहा हूँ, राइट। तो बेस केस भी यहाँ से चेक करवा दिया मैंने आपको, देख लो। एंड में 1 रीच तभी कर पा रहा हूँ जब मेरा पूरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, चेक कर चुका हूँ। तो इसलिए अगर n 1 है तो रिटर्न 2, क्योंकि 1 है तो मैं 1 पहुंचा ही तब हूँ जब मेरा पूरा एरे सॉर्टेड था, तो आपको ट्रू रिटर्न फॉर चेकिंग। अगर मैं यहाँ पे देखो, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, यहाँ पे 1 कर दूँ, तो इस केस में अगर मैं देखूँ n की वैल्यू 2 थी अभी, ठीक है। इस केस में अगर मैं देखूँ यहाँ पर
n की वैल्यू 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि n माइनस वन विच इज 1 एंड n माइनस टू विच इज इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? जी हाँ 1 ग्रेटर देन 2 है। नहीं है, नहीं है तो यहीं पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो n 1 पे पहुंचूंगा ही मैं तब केवल एक कंडीशन में n इक्वल टू 1 पे पहुंच रहा हूँ, जब पूरा एरे सॉर्टेड है, मैं तभी n इज इक्वल टू 1 पे पहुंच पा रहा हूँ। तो इसीलिए n इज इक्वल टू 1 मेरा बेस केस है। इसको आप कॉल स्टैक बनाकर साथ साथ करके खुद देखो, ठीक है। मैंने आपको एरे के अंदर ही समझा दिया है, कॉल स्टैक बना के साथ साथ करके आप खुद देख लेना। मैं यहाँ पे एक एरे एंटर कर देता हूँ और फिर हम देख लेते हैं कि क्या ये एरे जो है सॉर्टेड है या नहीं। राइट, तो पहले तो ये करना पड़ेगा n, राइट, उसके बाद एरे बनाएंगे और फिर इनपुट करेंगे। सो आई डोंट थिंक देयर इज रॉन्ग एनीथिंग रॉन्ग टू स्टार्ट 9 8 6 3 4 7 2 these are the elements inside the array. So let's see, अगर 0 आया तो अनसॉर्टेड है, 1 आया तो सॉर्टेड है, ठीक है। तो 0 आ रहा है यानी कि अनसॉर्टेड है। चलो इसको अगर मैं लिख देता 2 3 4 6 7 8 और बिल्ड करता तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा है विच इज सॉर्टेड। तो आई होप आपको यार ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने क्या करा है, ठीक है, रिकर्शन है इसमें कैसे काम कर रहा है। तो आई होप आपने ये समझा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन अभी हमारा बच गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा और उसके साथ कई और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तो वो क्वेश्चन क्या था आप पिछले वीडियो में जाकर देख लेना। वैसे अगर मैं मोटा मोटा समझा दूँ तो आपको एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना था। यू हैव टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर यूजिंग रिकर्शन। वो कैसे करना है आपको वो मैं समझा दूंगा। और अगली वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे रिकर्शन के, और अब थोड़ा लेवल हम बढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे और मज़ा आएगा यार जब लेवल बढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो चलो यार मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।